हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इससे पहले ऑलरेडी हमने यूनिट 1 पर वीडियोस बनाई हैं। आई होप आपने वो वॉच की होंगी एंड स्टडी किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं, क्योंकि यूनिट 2 में हमारा थ्योरी भी है और यूनिट 2 में हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे एंड देन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। यूनिट 1 में सिर्फ थ्योरी थी, इसलिए हमने थ्योरी को कवर किया। अब हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी को भी कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी PDFs मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं वहाँ पर, और बाकी आने वाली वीडियोस के साथ साथ आपको PDFs भी मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमको गिवन है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। तो बेसिकली यूनिट 2 जो है वो हमारी कैपिटल बजटिंग के ऊपर है। समझेंगे इसका मीनिंग। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गिवन है कि हमको इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग की बात हो रही है। यहाँ पे बोला गया सबसे पहले कि कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न्ड विद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो यहाँ पे हम बेसिकली बजटिंग करते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमको अपना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से कंसर्न्ड होता है कैपिटल बजटिंग, विच यील्ड रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अब आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ रिटर्न वहाँ से मिले। तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से कैपिटल बजटिंग इसी पर्पज से की जाती है। तो इट इज़ नेसेसरी टू एस्टिमेट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का मतलब क्या कि आपके पास अभी एक काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जिनको आप प्रपोजल्स बोलते हो, जहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हो। तो बेसिकली आप पैसा लगाने से पहले हर प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू को एस्टिमेट करते हो। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर आप पैसा लगाने जा रहे हो उस पर कितनी लागत आएगी और उससे हमको बेनिफिट क्या होगा, वो उसकी क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो बोला भी गया कि इकोनॉमिक वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक आउटफ्लो एंड इनफ्लो रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। यानी कि कितना हम उस पर लगाएंगे, कितनी लागत आएगी और कितना हमको मिलेगा रिटर्न में। तो इस बेसिस पे आप इकोनॉमिक वैल्यू निकालते हो उस प्रोजेक्ट की एंड फिर देखते हो जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आप उसी पे इन्वेस्टमेंट लगा देते हो, अपनी पैसा लगा देते हो। उसके बाद बोला गया कि वन ऑफ द बेसिस ऑन विच द रेलेवेंट कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो एसोसिएटेड विद प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टू अडॉप्ट इंक्रीमेंटल एनालिसिस। तो बोला गया कि एक बेसिस है जिसके बेस पर हम कैश आउटफ्लो और इनफ्लो जो है कह सकते हैं कि एसोसिएट होता है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। और बोला गया कि ओनली डिफरेंसेस ड्यू टू द डिसीजन नीड टू बी कंसीडर्ड, कि जो भी हमने सोचा था, लाइक यहाँ पे बोला गया कि वन ऑफ द बेसिस है ये, ठीक है, विच द रेलेवेंट कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो जो होते हैं हमारे, वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। मतलब कि आप उस इन्वेस्टमेंट पर कितना पैसा लगाने जा रहे हो, कितना आप उस पर खर्चा करने जा रहे हो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप ये देखते हो कि यहाँ पे मैं अगर इतना पैसा लगाऊंगा तो उससे मेरे को क्या इंक्रीमेंटल होगा। इंक्रीमेंटल का मतलब कितना मेरा पैसा बढ़ेगा। और डिफरेंसेस, एक सेकेंड, अकॉर्डिंगली ओनली डिफरेंसेस ड्यू टू द डिसीजन नीड टू बी कंसीडर्ड। यहाँ पे बोला गया क्या बोला गया कि दोज कैश फ्लो विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द इन्वेस्टमेंट आर टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैश फ्लोज के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई कैश फ्लो हो रहा है, यानी कि चाहे वो इनफ्लो हो रहा हो चाहे वो आउटफ्लो हो रहा हो, उसको हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करते हैं। तो इट इज़ फॉर दिस रीज़न, इस कारण की वजह से फिक्स ओवरहेड कॉस्ट विच रिमेन द सेम वेदर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आर नॉट कंसीडर्ड। देखो, हम जानते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट रहती ही रहती है, चाहे आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को, चाहे आप रिजेक्ट करो। आप एक बिजनेस चला रहे हो,
ठीक है, आपने एक जगह खरीद रखी है, हो सकता है आपने वो रेंट पे खरीद रखी हो, आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, आप वहाँ पे अपने वर्कर्स को सैलरीज दे रहे हो, ये सब क्या है, ये सब आपके फिक्स खर्चे हैं। वाटर फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये आपके फिक्स खर्चे जो रहेंगे ही रहेंगे, भले ही आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ चाहे मत लगाओ। तो कहने का मतलब ये है कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैश फ्लो को कंसीडर करेंगे जो आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाओगे, और या फिर जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आएगा और लगाओगे, ये सब हम कंसीडर करेंगे। उसके अलावा कोई खर्चा है तो हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन देम ड्यू टू द न्यू प्रपोजल दे मस्ट, लेकिन अगर कोई नया प्रोजेक्ट आया और उस नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की वजह से, इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट आ जाता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से, तो हम उस चीज़ को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ी है, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आर एडजस्टेड फॉर टैक्स लाइबिलिटी, तो इसको टैक्स लाइबिलिटी के पर्पज से भी एडजस्ट किया जाता है। टैक्स पेडेड जो भी आप करते हो डिडक्टेड फ्रॉम द कैश फ्लो, यहाँ पे जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो डिडक्ट किया जाता है हमारे कैश फ्लो से। एंड टू एस्टिमेट द बेनिफिट्स, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बेनिफिट हो रहे हैं वो सब हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो दीज आर इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, तो ये क्या होता है, कैश फ्लो मतलब टैक्स काटने के बाद का जो बचता है वो आपका इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो होता है। मतलब आप उस प्रोजेक्ट से जितना भी कमाओगे तो सही, लेकिन आप उस पर टैक्स भी तो पे करोगे, तो आफ्टर टैक्स जो है वो आपका इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कहलाता है। उसके बाद बोला गया कि वाई डू वी फोकस ऑन कैश फ्लो रेदर देन ऑन प्रॉफिट्स, कि हम कैश फ्लो पे क्यों फोकस करते हैं बजाय कि प्रॉफिट के। जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन इवैल्यूएट कर रहे हैं, जब हम अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हैं, उस टाइम पे हम कैश फ्लो पे ज़्यादा फोकस करते हैं बाकी बजाय कि प्रॉफिट के। क्यों? बोला गया कि फ्यूचर बेनिफिट्स जो है वो एसोसिएट होते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि आज आप जो फैसला लोगे, आज आपने फैसला लिया कि हाँ मैं इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाऊंगा व्हाटएवर, तो उससे फ्यूचर बेनिफिट एसोसिएट होता है आपका, है ना, उससे लिंक्ड होता है। तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन पर ही बेस्ड होते हैं आपके फ्यूचर बेनिफिट्स। और अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड कैश फ्लो की बात कर लेते हैं अब। बोला गया कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन बी बेस्ड ऑन, अब आपके जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, नंबर 1 अकाउंटिंग प्रॉफिट पे, नंबर 2 कैश फ्लो पे। कैश फ्लो अप्रोच टेक इन टू अकाउंट द नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे बोला गया कि कैश फ्लो अप्रोच जो है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करती है। नॉन कैश का मतलब डेप्रीसिएशन। देखिए डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एसेट खरीदी थी और हर साल उस पर डेप्रीसिएशन लगता है, जो हम अपने P&L में माइनस करके दिखाते हैं और अपनी मशीन को हर साल उसकी वैल्यू को कम करते हैं, राइट। तो डेप्रीसिएशन क्या है, एक नॉन कैश है। यहाँ पे ना कैश आ रहा है ना जा रहा है, फिर भी ये नॉन कैश है, लेकिन फिर भी हम इसको कैश फ्लो में हम इसको कंसिडर करते हैं। देखो क्या बोला गया, कैश फ्लो इज इक्वल्स टू अर्निंग्स आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, कि जो भी टैक्स के बाद की अर्निंग्स है इसमें हम प्लस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस को। आगे बोला गया कि कैश फ्लो अप्रोच इज कंसीडर्ड सुपीरियर। कैश फ्लो अप्रोच को यहाँ पे सुपीरियर बताया गया अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ऐसा क्यों, अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच से सुपीरियर है हमारा कैश फ्लो अप्रोच, मतलब ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं यहाँ पे, कैश फ्लो अप्रोच को। क्यों, क्या ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से हम कैश फ्लो अप्रोच को बढ़िया बोल रहे हैं और बजाय कि अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच को। नंबर 1 रीज़न है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आर सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट मेथड्स पे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये सारे हम जानते हैं, अगर आप अपनी इन्वेंट्री को इवैल्यूएट कर रहे हो या फिर कह सकते हैं आप डेप्रिसिएशन मेथड्स, इनमें हमारे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो अब हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि
चेंज होते रहते हैं, इन पे कोई एक फिक्स तरीका या फिक्स मेथड नहीं होता इनका, इसलिए सबसे पहला रीज़न यही है कि हम कैश फ्लो अप्रोच को ही लेते हैं। नंबर 2, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। मतलब वो ये नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखेगा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। ये अप्रोच, अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच, सिर्फ ये देखेगी कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, ये नहीं देखेगी कि मैंने कितने टाइम में कमाया। वो हो सकता है कि जो चीज़ हम 2-3 महीने या 6 महीने में कमा लेते, वो हमने पूरा साल जाके कमाया। तो इट मीन्स कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर करता है, ये सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट किस पे बेस्ड है? अक्रूवल कंसेप्ट पे। अक्रूवल कंसेप्ट का क्या मतलब होता है कि जब हमारे ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, चाहे वो क्रेडिट में हो चाहे वो कैश में हो, अगर वो क्रेडिट में होती है फिर भी हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन कैश फ्लो जो है वो एक्चुअल इनकरेंस पे होता है। मतलब कैश रिसीव होगा तभी आप एंट्री करोगे, कैश बेसिस पे होता है ये। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि आज आपने किसी को गुड्स बेचे, हो सकता है वो उधार बेचे हो, लेकिन आप उसको अकाउंटिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लोगे और उसको मेंशन कर दोगे, राइट। लेकिन कैश फ्लो अप्रोच ये कहती है जब पैसा आएगा जब ही हम करेंगे। तो कैश फ्लो अप्रोच रिकॉग्नाइज करती है रेवेन्यू को तभी जब पेमेंट होगी, पेमेंट जो सेल आपने करी है उसकी रिसीव होगी, और जब आप पेमेंट करोगे। तो कहने का मतलब है कि कैश फ्लो अप्रोच जो है वो कैश पे चलती है। अगर कैश में पेमेंट हो रही है तो ही वो रिकॉर्ड करेगा, अगर कैश में आप पेमेंट किसी और को कर रहे हो तो ही वो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अकाउंटिंग अप्रोच जो है वो हम जानते हैं अक्रूवल बेसिस पे चलती है, यहाँ पे कैश बेसिस पे नहीं चलता है। तो इसीलिए ये इसका एक और बेनिफिट हो गया। थर्ड हमारा फैक्टर है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट नॉन कैश एक्सपेंसेस। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो अप्रोच जो है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करता था, जैसे कि हमने बताया डेप्रिसिएशन। लेकिन जो अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस को लेती ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि हम तो यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को लेंगे। तो अब इन्होंने बोला कि ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट वाली टर्म है ये नॉन कैश एक्सपेंसेस को नहीं लेती टेक इनटू अकाउंट, तो कह सकते हैं ये भी एक फैक्टर है। अब आ जाते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पे बैक पीरियड मेथड एक है हमारा कैपिटल बजटिंग का। पे बैक बोलता है कि कितने टाइम में हमारे को हमारा पैसा वापस मिलेगा। आप आज एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, कितने टाइम पीरियड पर आपको वो पैसा मिलेगा और कितना इंक्रीमेंट होगा उस पैसे पर। तो देखते हैं इस मेथड के बारे में कि इन दिस मेथड द टाइम पीरियड विद इन विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल का मतलब क्या, मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपीस लगाए हैं, इन्वेस्ट करे हैं। आप सबसे पहले ये अनुमान लगा लोगे कि कितने टाइम तक मुझे वो एटलीस्ट वो मेरे जो 10 लाख है जो मैंने लगाए हैं वो तो कम से कम वापस आ ही जाए, फ़ायदा तो बाद में देख लेंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड तक हमारे पास वापस आ जाएगी, है ना, कितने टाइम तक हम उसको रिकवर कर लेंगे। क्योंकि पहले तो हमारा यही रहते हैं ना कोशिश कि हम जो लगा रहे हैं कम से कम वो तो वापस आ ही जाए, साथ में फ़ायदा तो बाद में देख लेंगे। तो ये होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट हैविंग अ शॉर्टर पे बैक इज प्रेफर्ड। तो अब ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें कम टाइम पे पैसा आपका वापस आ जाए जल्दी जल्दी से, आप जो भी लगाओगे उसको प्रेफरेंस दी जाती है उन प्रोजेक्ट्स को। आगे बोला गया दिस मेथड इज क्वाइट पॉपुलर इन फर्म्स हैविंग। अब ये जो पे बैक पीरियड मेथड है ये कौन सी कंपनीज, कौन सी फर्म्स यूज करती है? पहला, ऐसी कंपनीज जिनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है, यानी कि जिनके पास कैश की कमी है, आप बोल सकते हो। नंबर 2, जो चाहती हैं कि हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म का सोच नहीं रखती वो। तो ये 2 टाइप की कंपनीज जो है वो पे बैक पीरियड मेथड को कंसीडर करती हैं। बोला गया कि दिस मेथड कंसीडर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, की पे बैक पीरियड मेथड जो है वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मेथड को कंसीडर करता है, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को। अभी हमने पढ़ा कैश फ्लो के बारे में भी। तो अगर पे बैक पीरियड जो है प्रोजेक्ट का अंडर कंसिडरेशन इज लेस देन द प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड, देखो ध्यान से सुनना, इफ द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी पे बैक पीरियड होगा प्रोजेक्ट का, वो अगर कम है हमारे प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड से, तो प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कहने का ये मतलब है, बोला गया कि अगर आपका पे बैक पीरियड जो है प्रोजेक्ट का वो लेस है आपके प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड से, तो प्रपोजल को हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। कहने का मतलब है आपने सोचा
कि मैं ना एक प्रोजेक्ट पे 10 लाख रुपए तो लगा रहा हूँ, लेकिन क्या पता हो सकता है कि मुझको वो 1 लाख रुपए 5 महीने 10 लाख रुपए 5 महीने में जाकर मिलेंगे। ये आपका प्री डिटरमाइन हो गया, मतलब आपने से जो पहले जो अनुमान लगाया कि हाँ भाई हो सकता है ये 10 लाख मुझे 5 महीने में जाके मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में पे बैक पीरियड आपका जो आप कैलकुलेट करोगे वो निकल करके आया सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। तो इट मीन्स कि आप ऐसे प्रपोजल को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके प्री डिटरमाइन पे बैक पीरियड से भी जल्दी का है पीरियड। तो अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि आपने सोचा चल 5 महीने में तो आ ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, 8 महीने दिखा रहा है हमारे इवैल्यूएशन के बाद। हमने इवैल्यूएट किया उस प्रोजेक्ट को, एस्टिमेट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकाली और हमने देखा कि ये तो भाई 8 महीने लगा देगा हमारे पैसे वापस। तो फिर आप ऐसे को रिजेक्ट कर दोगे, ऐसे प्रपोजल को आप पैसा नहीं लगाओगे, ऐसे प्रोजेक्ट पे आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। तो दिस मेथड कैन बी यूज फॉर रैंकिंग दी प्रॉफिट्स। अगर आपको प्रॉफिट को भी रैंक करना है कि भाई हम इतना प्रॉफिट कमा लेंगे, एक रैंकिंग होती है ना कि आपके पास 10 प्रोजेक्ट पड़े हैं, आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है, आप हर प्रोजेक्ट पे देख रहे हो कि यहाँ पे इतना फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पे इतना फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पे इतना फ़ायदा हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पे बैक पीरियड है ये रैंकिंग भी करता है। रैंकिंग का मतलब कि किस प्रोजेक्ट पे हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कम टाइम पे, तो उससे क्या हो जाएगा, रैंकिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड इसमें भी काम आता है। तो प्रोजेक्ट हैविंग शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियोडिसिटी इज रैंक्ड 1, कि जिस प्रोजेक्ट की सबसे कम टाइम पीरियड होगा, कम टाइम पीरियड में वो हमको हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस करेगा एंड देन फ़ायदा तो होगा बाद में, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो कह सकते हैं उसको सबसे नंबर 1 रखा जाएगा और उसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और बात करें कि पे बैक पीरियड डज नॉट मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। अभी हमने ये तो पढ़ा कि पे बैक पीरियड इतना बताता है कि हमारे को हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब तक वापस मिल जाएगा, ये तो वो एस्टिमेट करता ही है। बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये ना प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर नहीं करता, क्योंकि हमने प्रॉफिट की बात तो करी ही नहीं। हमने तो किसकी बात करी, हमने तो ये देखा कि जितना हम पैसा लगा रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें वो कितने में वापस मिल जाएगी। आगे हमने प्रॉफिट पे तो बात ही नहीं करी, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि पे बैक पीरियड डज नॉट मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, इस पे कमेंट करना है। तो बोला गया कि पे बैक पीरियड सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड को कैलकुलेट करता है जिसमें उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है प्रोजेक्ट की वो रिकवर हो जाए। तो प्रोजेक्ट हैविंग अ शॉर्टर पे बैक पीरियड, ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी पे बैक पीरियड कम होता है, आर प्रेफर टू प्रोजेक्ट हैविंग अ लॉन्ग पे बैक पीरियड। मतलब हम उन प्रोजेक्ट्स को, शॉर्टर वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हम कहते हैं कि जिनमें कम टाइम पे हमको पैसा वापस आ जाएगा हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे, तो लॉन्ग वाले को हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन फर्म्स हैविंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। तो अभी हमने पढ़ा भी था कि पे बैक पीरियड मेथड वो वाली फर्म्स यूज करती हैं जिनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है, जिनके पास कैश की कमी है, जिनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, कैश क्राइसिस है उनका, तो उन फर्म्स के लिए ये मेथड सूटेबल होता है। तो दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कैश इनफ्लो ऑफ द एंटायर पीरियड। ये भी नहीं देखता कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना हमको बेनिफिट हो रहा है एंटायर जो भी प्रोजेक्ट का पूरा पीरियड है उसमें। ये सिर्फ ये देख रहा है कि हमने जितना लगाया वो कब वापस आएगा, दैट्स इट। तो इट इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेदर देन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो बोला गया कि पे बैक पीरियड मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी को मेजर करता है, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी को। तो ये बोलना सही रहेगा कि पे बैक पीरियड जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर नहीं करता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे की। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।